हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु पर आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में दूसरी इम्पॉर्टेंट नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक मैश एनालिसिस, और उसके साथ ही साथ हम सुपर मैश एनालिसिस भी देखने वाले हैं। ये टेक्निक नोड एनालिसिस के बाद दूसरी बड़ी पावरफुल टेक्निक होती है। नोड एनालिसिस और सुपर नोड एनालिसिस पर एक वीडियो हम ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो फिर से दोहराऊंगा कि नोड और मैश एनालिसिस यही दो टेक्निक्स होती हैं जो कि केसीएल और केवीएल पर बेस्ड है, और इन दो टेक्निक्स का यूज़ करके आप नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट थ्योरी के किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। हमेशा इन दो टेक्निक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप इनिशियल कंडीशंस की बात करें, ट्रांजिएंट एनालिसिस की बात करें, थ्योरम्स की बात करें, टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स की बात करें, कोई भी प्रॉब्लम आप ले लीजिए, आपका स्टार्ट कहीं ना कहीं इन केसीएल केवीएल पर बेस्ड नोड और मैश एनालिसिस से ही होने वाला है। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर से देखें और इसकी जो टेक्निक्स में जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को आप ज़रूर से समझें। वीडियो से लेकर रिलेटेड अगर कोई भी आपका कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो जारी हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम मैश एनालिसिस और सुपर मैश एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, मैश एनालिसिस की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो मैश एनालिसिस है, इस मैश एनालिसिस को हम लूप एनालिसिस भी बोल सकते हैं। लेकिन लूप एनालिसिस और मैश एनालिसिस में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को समझने के लिए हम पहले मैश और लूप को समझें कि मैश क्या होता है और लूप क्या होता है। तो देखिए, मैश और लूप का मीनिंग समझने के लिए, पूरा मैश एनालिसिस समझने के लिए हम एक जनरलाइज डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं जिस डायग्राम में हम कोशिश करते हैं कि लगभग वो सभी पॉइंट्स कवर हो जाएं जो पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में जब इक्वेशन बनाते हैं या जब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप जब इक्वेशन बनाते हैं तो उस वक्त आपको जो जो प्रॉब्लम्स के रूप में मिल सकता है, जो जो केसेस बन सकते हैं, वो सभी केसेस हम एक ही सर्किट में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे आपको आसानी होगी, कभी भी आप किसी भी नेटवर्क को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त आपको इस टाइप से जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से वो प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक जनरलाइज नेटवर्क बनाया है। इस नेटवर्क में हमें पता है प्लस माइनस सर्कल के अंदर वोल्टेज सोर्सेज होते हैं। ये दो वोल्टेज सोर्सेज हमारे लगे हुए हैं और एक स्ट्रेट एरो पर सर्कल करंट सोर्सेज का सिंबल होता है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमने बना रखे हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज में आखिरी में किसी एक सोर्स को डिपेंडेंट सोर्स बना करके भी आपको बताऊंगा, जैसा कि हमने नोड एनालिसिस में भी बताया था। ये कुछ रेजिस्टेंसेज है R1, R2 और R3, R4, R5 और R6। ये हमने हमारे हिसाब से ये रेजिस्टेंसेस मान लिए हैं। इनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मिलेगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अब हम सबसे पहले मैश और लूप क्या होता है ये समझे। लूप बेसिकली कोई भी क्लोज्ड पाथ होता है। कोई भी क्लोज्ड पाथ अगर आपके पास है तो आप उस क्लोज्ड पाथ को लूप बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करूं और वापस इसी पॉइंट पर आ जाऊं, किसी भी नोड को मैं दो बार ट्रेवर्स नहीं करूंगा, एक ही बार एक रास्ते से, जिस रास्ते से गुजर गया उस रास्ते पर मुझे वापस नहीं जाना है और इस पॉइंट पर पहुंचना है। अगर मैं ऐसा किसी भी रास्ते से कर पाऊँ तो हम उनको लूप बोलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ से चले R1 रेजिस्टेंस, फिर R2 रेजिस्टेंस, मैं इस थोड़ा सा बना विड्रॉ कर देता हूँ, R1 R2 फिर V1 होकर के आप यहाँ पहुँच गए। ये एक लूप है। आप यहाँ से चले, सपोज कहीं से भी चलें, आप सपोज यहाँ से चलें, वापस मुझे यहीं आना है बस। आप यहाँ से चले, R3 गए, R5 गए, फिर I2 सोर्स होते हुए ये नीचे होते होते R2 होते हुए वापस आप यहाँ पर आ गए। ये एक आपका लूप है। फिर देखिए, आप यहीं से चलते हुए यहाँ तक आते, फिर यहाँ से यहाँ होकर के अगर यहाँ आ जाते तो ये भी एक लूप है। ये एक लूप है। अगर आप यहाँ से चल करके वापस यहीं आ जाते हैं, आप यहाँ से चल के बाहर बाहर, देखिए मैं बता रहा हूँ, बाहर बाहर चल करके आप बाहर बाहर होते हुए वापस यहाँ आ गए, ये भी एक लूप है। आप अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन में यहाँ से होते हुए यहाँ होते हुए अगर वापस यहाँ आ गए तो ये भी एक लूप है। तो देखिए, कई सारे लूप हो सकते हैं। लूप का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सिर्फ ये है कि
आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। मैश में क्या होगा, देखिए मैश को मैं सिंपल वर्ड्स में, थोड़ा सा मेरा एक इंडिविजुअल का एक टर्म है, आप इस टर्म को समझें और याद रखें। मैं मैश को इंडिविजुअल लूप बोलता हूँ, इंडिविजुअल लूप हम इसको बोल सकते हैं। इंडिविजुअल लूप का मतलब यह है कि इस लूप में नया कोई लूप ना बने। जैसे मैंने इनिशियली एक लूप ये बनाया था, सबसे पहला एक लूप मैंने ये बनाया था, ये सोचा था कि यहाँ से मैं चल करके वापस इसी पॉइंट पर आ जाऊँ, तो ये एक लूप है। एक लूप हमने जो सेकंड लूप कंसिडर किया था, उस लूप में हम यहाँ से चले थे, यहाँ होते हुए वापस यहाँ आ रहे थे। अब ये जो लूप है, इस लूप को मैं मैश नहीं बोल सकता, क्योंकि इस लूप के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक लूप ये और बन रहा है और दूसरा लूप ये भी बन रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जो मैश है वो मैश ऐसे लूप है जिनके अंदर नया कोई लूप ना बने। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, या सीधे अगर आप बोलना चाहें इसको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आपको नहीं जाना है, तो आप सीधे ये कहें कि वो जो लूप्स आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं यही सभी मैश है। मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो लूप देखिए बहुत सारे लूप मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अगर लूप को काउंट करें तो एक लूप ये बन रहा है, दूसरा लूप ये बन रहा है, तीसरा लूप ये बन रहा है, चौथा लूप ये बन रहा है, पांचवा लूप ये बन रहा है, 6 लूप ये है, 7 ये है, 8 बाहर बार वाला, ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बना करके हम कई सारे लूप्स बना सकते हैं। हम यहाँ पर मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस में लूप करंट्स मानने वाले हैं, मैश करंट्स मानने वाले हैं। अगर हम बहुत सारे लूप मानेंगे तो बहुत सारे अननोन्स होंगे, और बहुत सारे अननोन्स के लिए बहुत सारी इक्वेशंस मुझे लगेगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ा देंगे। हम जो नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस या थ्योरम्स, ऐसे कई सारे टॉपिक्स जो पढ़ते हैं, ये नेटवर्क को समझने के लिए होते हैं, नेटवर्क को आसान बनाने के लिए होते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं चाहते, हम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं। मतलब हम कम से कम वेरिएबल्स लेकर के उस नेटवर्क को सॉल्व करना चाहते हैं। इस नेटवर्क में कहीं पर भी वोल्टेज और करंट्स की वैल्यू हम बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम कुल मिलाकर के इस पॉइंट को आप समझ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो मैश होंगे वो मैश इंडिविजुअल लूप्स होंगे, और उन मैश को आपको सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आइडेंटिफाई करना होगा। ये आइडेंटिफाई करने के बाद में देखिए, मैंने यहाँ पर, आपने थोड़ा सा अगर गौर किया हो तो मैंने सभी में क्लॉकवाइज, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने ना ये देखा कि इस वोल्टेज की पोलरिटी कैसी है, इस सोर्स की पोलरिटी कैसी है, या ये सोर्स का करंट किधर जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने आंख बंद करके और एरो एक ही दिशा में मैं एरो लगाता चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से यही है कि करंट्स वोल्टेज हम समझते जाएं, और कुछ कन्वेंशन से उन कन्वेंशंस को हम एक बार समझ लें। करंट मुझे आंख बंद करके क्लॉकवाइज ही मानना है, क्लॉकवाइज ही करंट मानना है, उसके अलावा कोई डायरेक्शन आपको नहीं लेना है। क्लॉकवाइज मानने के कई सारे एडवांटेजेस हैं, वो अभी आपको समय के साथ में क्लियर कर दूंगा। तो पहला काम ये हो गया, आपको जितने भी मैश दिख रहे हैं, मैश हमने आइडेंटिफाई कर लिए, मैश जो जो लूप सामने दिख रहे हैं वो सभी मैश हैं। मैश में आपने सबसे पहले करंट्स मान लिए, डायरेक्शंस बना दी, और डायरेक्शंस बनाने के बाद आप इनमें करंट्स मान लीजिए। ये मैं स्मॉल i1 करंट मान रहा हूँ, ये स्मॉल i2 मान रहा हूँ, ये स्मॉल i3 मान रहा हूँ, और ये स्मॉल i4 मान रहा हूँ। मतलब ये चारों मैश में, मेरे पास 4 मैश है, मुझे 4 इक्वेशंस लगेगी, और चारों मैश के लिए मैंने क्या कर दिया है, 4 करंट्स मान लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो क्लासरूम, हमारा जो क्लासरूम टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को यहाँ फेस करने का, वो ये होता है कि किस ब्रांच में क्या करंट मानना है और डायरेक्शन क्या माननी है। तो दोनों ही प्रश्नों का मेरे पास एक बहुत सिंपल आंसर है। उस आंसर को आप एक बार समझिए, एक बार बोलूंगा, आप इसको रिपीट करके देखें और दिमाग में फिक्स करें। किसी भी लूप में 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा उस लूप का इंडिविजुअल पार्ट। इंडिविजुअल पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जो वो किसी दूसरे लूप से शेयर नहीं कर रहा है। देखिएगा, इस पर्टिकुलर लूप का, पहले लूप का, इस i1 i2 i3 i4 जो मैंने ये लिखे हैं करंट्स माने, इनको मैं बेसिकली लूप 1, थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो इसलिए मैं लूप 1, लूप 2, ये लूप 3 लिया मैंने, और ये लूप 4 लिया है मैंने। ये 4 लूप यहाँ पे कंसिडर किए, ठीक है। अब ये जो लूप 1 है, इस लूप 1 का इंडिविजुअल पार्ट, देखिए मैं थोड़ा सा ये सर्कल लेके समझाता हूँ। ये जो पोर्शन है, यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं इस लूप का इंडिविजुअल पार्ट कहूंगा। और ये जो R2 रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, ये पार्ट इसका इंडिविजुअल पार्ट, व्यक्तिगत भाग नहीं है। ये भाग, ये लूप का ये वाला जो भाग है, ये भाग इस लूप का भी है और इस लूप का भी है, मतलब ये कॉमन पार्ट है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं।
मतलब आपके पास जब आप मैश एनालिसिस की प्रॉब्लम्स देखोगे तब आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि कुछ पार्ट तो उस लूप का अकेले का होगा और कुछ पार्ट कॉमन पार्ट होगा। तो अब हम ये मानेंगे कि जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट में दोनों करंट बहेंगे और इंडिविजुअल पार्ट में उसका अकेले का करंट बहेगा। ये कॉमन सेंस से भी हम बोल सकते हैं कि भाई अगर यहाँ यहाँ मैंने करंट, ये इसका एक अकेले का भाग है तो इसमें इसका करंट रहेगा, ये दोनों का भाग है तो दोनों करंट आएंगे और आएंगे भी। जब आप यहाँ से आगे जाएंगे तो इस वाले पोर्शन में आपको इस लूप का करंट भी मिलेगा और इस लूप का करंट भी मिलेगा। तो पहली चीज तो आपको ये आइडेंटिफाई करनी है। अब मैं सभी लूप्स में आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में I1 I2, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में I2 I4 दोनों करंट मिलेंगे, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में I2 और I3 दोनों करंट मिलेंगे, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में I3 I4 मिलेंगे, इस पर्टिकुलर ब्रांच में I3 करंट होगा, इस रेजिस्टेंस R6 में R4 होगा, इस R1 में I1 करंट होगा। तो देखिए दुनिया बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने ये समझ लिया कि इंडिविजुअल पार्ट क्या है और कॉमन पार्ट क्या है। इंडिविजुअल पार्ट में करंट अकेला करंट, कॉमन पार्ट में दोनों का डिफरेंस। अब देखिए, अब मैं फिर स्पेसिफाई कर रहा हूं, एक नई चीज आ गई है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो करंट होगा वो करंट या तो I1 माइनस I2 दोनों का डिफरेंस या फिर I2 माइनस I1 होगा। बस ये सोच लिया, ये समझ लिया कि भैया करंट दोनों होंगे और दोनों का डिफरेंस होगा, और डिफरेंस दो तरीके के हो सकते हैं, दो क्वांटिटी है, तो या तो I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1 होगा। अब कौन सा होगा, तो उसके लिए जब जिस लूप में हम घूम रहे हैं वो लूप बड़ा, इस लूप में घूमूंगा तो मैं कहूंगा कि I1 माइनस I2 करंट है, इस लूप में घूमूंगा तो मैं कहूंगा कि I2 माइनस I1 करंट है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल पार्ट, कॉमन पार्ट, इंडिविजुअल पार्ट में अकेला करंट, कॉमन पार्ट में दोनों करंट का डिफरेंस, और दोनों करंट का डिफरेंस भी जब जिस लूप में घूमेंगे उस लूप को बड़ा मानते हुए उस लूप का करंट माइनस दूसरे लूप का करंट। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं इक्वेशंस बनाने के लिए। देखिए इक्वेशंस बनाने की जब बात आएगी तो इक्वेशंस में हम सिंपल यही कहते हैं कि जब भी आप मैश एनालिसिस की इक्वेशन बनाएं, आपको सिर्फ एक ही बात दिमाग में फिक्स रखनी है और वो होती है V इज इक्वल्स टू आई आर। जैसे हमने नोड एनालिसिस में बताया आपको कि आप I इज इक्वल्स टू V बाई आर को ना भूलें। मैंने हमेशा से, मैं शुरू से पहले दिन से यही बोल रहा हूं कि आप वोल्टेज और करंट को ना भूलें। वोल्टेज लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में फिक्स रखें कि आप वोल्टेज की वैल्यू ही लिख रहे हैं ना, कहीं सिर्फ करंट तो नहीं लिख रहे हैं। करंट लिख रहे हैं तो सिर्फ करंट ही लिखें, आप V बाई आर लिखें, ऐसा तो नहीं कि आपने वोल्टेज वैल्यू वहां पर रख दी। इतना डिफरेंस अगर आप कर पा रहे हैं तो आप नेटवर्क में इक्वेशन बनाने में कोई गलती नहीं कर सकते। और अगर आपकी इक्वेशन सही है तो आपका आंसर सही आएगा। सिर्फ मैथमेटिक्स, आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स 7वीं 8वीं 9वीं क्लास की मैथमेटिक्स आपको करनी है, इधर से उधर करके और आंसर निकालना है। बस दुनिया बहुत आसान हो जाएगी, 8th स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे अगर सिर्फ इस चीज को हमने आसानी से समझ लिया। तो देखिए अब इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशन रेजिस्टेंस पर वोल्टेज हमें पता है। देखिए अब साइन कन्वेंशन क्यों हमने बताए थे, केसीएल केवीएल के साथ हमने साइन कन्वेंशन बताए थे, उन साइन कन्वेंशन का भी अब हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जरूर से देख ले। उसमें हमने आपको ये बताया था कि किसी भी रेजिस्टेंस इंडक्टर या कैपेसिटर में जहां से करंट एंटर होगा वहां पर हम प्लस लेंगे और जहां से बाहर जाएगा वहां पर माइनस लेंगे। वहां पर हमने ये भी कहा था कि इसकी उपयोगिता क्या है, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, वो भी आप यहां पर समझ पाएंगे। देखिए तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज मैं कंसीडर करूंगा वो वोल्टेज में ऐसा प्लस माइनस कंसीडर करूंगा। अब मुझे पता है कि यहाँ रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस R1 में बहने वाला करंट I1 है, तो यहां जो वोल्टेज होगा वो होगा V इज इक्वल टू आई आर से I1 इंटू R1। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर मैं जब इस लूप में घूमूंगा तब मैं वोल्टेज लूंगा ऐसा प्लस माइनस। देखिए मैं जिधर से करंट, मैं जिधर जा रहा हूं मतलब इसी दिशा में मैंने करंट माना है, क्लॉकवाइज ही मैं करंट मानूंगा, तो क्लॉकवाइज में चल रहा हूं और इस पर मैंने ऐसा वोल्टेज मान लिया। और वोल्टेज क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इंटू R2, क्योंकि अब यहां पर करंट क्या है I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 इंटू R2। थोड़ा सा मैं इसको दूसरी जगह लिख लेता हूं ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहां पर जो ये वोल्टेज रहेगा ये रहेगा I1 माइनस I2 इंटू R2। आपको उस लूप में सभी वोल्टेजेस का योग शून्य करना है। हमारा जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है वो यही बोलता है कि किसी भी एक क्लोज पाथ में वोल्टेजेस का योग शून्य होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब बीजगणितीय योग करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जिस दिशा में भी चल रहा हूं, अब आप किसी भी दिशा में चल सकते हो लेकिन मैं हमेशा करंट की दिशा में ही चलूंगा। करंट की दिशा में चलते हुए जो जो साइन मेरे को पहले मिल रहा है, देखिए मैं लूप 1 में इक्वेशन यहां पर बना रहा हूं, यहां लिखता हूं मैं लूप 1 की इक्वेशन। देखिए लूप 1 में हम केवीएल यूज कर रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज कर रहे हैं। मैश एनालिसिस केवीएल का ही एक्सटेंशन है।
तो यहाँ पर देखिए आप, मैं सबसे पहले यहाँ से चालू कर रहा हूँ, यहाँ से चला, मुझे पहले माइनस साइन मिला तो मैंने लिखा माइनस, और ये वोल्टेज इस पर जो भी था वो लिख लिया। अब यहाँ पर चूंकि रेजिस्टेंस है तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट प्लस ही आएगा, क्योंकि करंट की दिशा में ही हम जा रहे हैं। और इस पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1। अब I1 कहाँ से आया, क्योंकि ये इंडिविजुअल पार्ट है। अब ये अभी मैंने अंदर ऐसा लिखा है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। फिर हो जाएगा प्लस, प्लस ही आएगा क्योंकि आप करंट की दिशा में ही जा रहे हैं, आपने I1 करंट को बड़ा माना है, इसलिए ये हो जाएगा I1 माइनस I2 करंट हो गया इंटू रेजिस्टेंस R2। इस पर्टिकुलर मेश में जितनी भी कंपोनेंट्स लगे हुए, एलिमेंट्स लगे हुए, उन सब पर वोल्टेज लेना है, इसलिए यहाँ 3 लगे हुए, तो इस इक्वेशन में 3 टर्म आएगी इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। और मेरे हिसाब से पूरा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया मैश का। लूप 2 में देखिए, अब मैं लूप 2 में बिना वहां पर कुछ लिखे इक्वेशन बनाता हूं। लूप 2 में जब मैं यहां से जाऊंगा तो देखिए यहां पर मुझे जो करंट मानना है, इस लूप 2 में मैं घूम रहा हूं, ऊपर वाले लूप से मुझे नहीं चलना, मुझे अंदर अंदर ही घूमना है। अंदर अंदर में घूम रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंस किसी दूसरे लूप में भी कॉमन है। हाँ, ये इस लूप में भी कॉमन है। तो यहां से जो करंट, यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, R3 रेजिस्टेंस में करंट हो गया I2 माइनस I4। देखिए यहां कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, I2 माइनस I4 क्यों, क्योंकि इस दिशा में जाने वाला करंट जब मैं इस लूप में चलूंगा तो ये कॉमन ब्रांच है, दोनों का डिफरेंस होगा I2 और I4 का। सिर्फ करंट नहीं, इनटू रेजिस्टेंस जब अपन करेंगे तो वोल्टेज हो जाएगा, तो पहली टर्म ये हो गई। और चूंकि अपन करंट की दिशा में चल रहे हैं इसलिए इसके आगे प्लस ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जब आप यहां पर आए तो यहां पर हो जाएगा प्लस। अब ये रेजिस्टेंस R4 इन दोनों लूप्स में कॉमन है, लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3, पर अभी हम लूप नंबर 2 में चल रहे हैं इसलिए हम पहले I2 लिखेंगे, I2 माइनस I3 इंटू रेजिस्टेंस R4। अब देखिए एडवांटेज यही है, जो साइन आ रहा है उसी साइन को आपको लेना है। वोल्टेज सोर्स मिल गया, जो साइन लगा हुआ है वो साइन, पहले जो साइन आपको मिल रहा है वो साइन लगा करके आप वोल्टेज लिख लीजिए। फिर काम खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, अभी आप जहां से चले थे वहां नहीं पहुंचे, फिर आप करंट की दिशा में चलिए। ये इंडिविजुअल पार्ट है, यहाँ करंट I2 है लेकिन यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। फिर आप यहाँ से ऊपर चढ़ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं अब जो करंट में मान रहा हूँ वो करंट में इधर से जाता हुआ मान रहा हूँ, और इधर से जाता हुआ मान रहा हूँ मतलब प्लस I2 माइनस I1 इंटू R2 इक्वल टू 0। अब देखिए कोई ये कहे कि सर ये क्या कौन सा गेम आप खेल रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि ऐसा प्लस माइनस, कभी आप कहते हैं ऐसा प्लस माइनस। लॉजिकली आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट होता है, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। वोल्टेज मैंने एक ही माना है, पर सिर्फ I2 माइनस I1 करने से वो जो साइन था वो साइन चेंज हो गया। देखिए कैसे, जब यहां पहले मैं बोल रहा था कि करंट I1 माइनस I2 इंटू R2 तो ऐसा वोल्टेज है, तो अगर मुझे इसी वोल्टेज को लेना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2। तो मैं यहां पर ऐसा लिखता माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2। अब ये अगर माइनस कॉमन निकाल लो आप या माइनस को अंदर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, तो वही टर्म बन गई। तो लॉजिकली अगर आप देखें तो आप वही कर रहे हैं जो आपको करना है। आप पर क्या होता है, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उस वक्त आपको तेज गति से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तेज गति से इक्वेशन बनानी होती है। तो आप तेज गति से इक्वेशन बनाने में क्या करेंगे, फिर इस टाइप से अगर आप माइनस प्लस को करते रहेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, इसीलिए ऐसी टेक्निक्स आपके लिए बनाई है। अब मैं लूप नंबर 3 में देखिए तेज गति से इक्वेशन बनाता हूं। तेज गति से इक्वेशन मैं कैसे बना रहा हूं, देखिए R5 रेजिस्टेंस, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इस बार मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से मैं चला तो प्लस V2 प्लस वोल्टेज है इसलिए कोई करंट वगैरह देखने की जरूरत नहीं थी, I3 माइनस, अब मैं कहूंगा I3 माइनस I2 इंटू R4। किसी को कोई गड़बड़ नहीं, दुख नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि यहां से जब मैं जा रहा हूं तो करंट इस दिशा में जाता हुआ मान रहा हूं, और चूंकि ये कॉमन ब्रांच है इसलिए डिफरेंस करंट I3 माइनस I2 इंटू R4 हो गया। फिर मैं इधर आया तो R5 में भी देखिए डिफरेंस करंट होगा I3 माइनस I4 इंटू R5 प्लस, अब मैं जैसे ही मैं यहां पर आऊं, देखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जैसे ही मैं यहां पर आया, यहां से मैं चला प्लस V2 I3 माइनस I2 इंटू R4, I3 माइनस I4 इंटू R5, और जैसे ही मैं यहां आया, अगर मुझे पहले से नहीं पता है और मैं अगर यहां आकर के मेरा हाथ यहां रुक गया कि अब मैं यहां क्या लिखूं, मैं I2 तो नहीं लिख सकता सिर्फ, तो मतलब ये हुआ कि आपको नेटवर्क समझ में आने लग गया है, आप वोल्टेज और करंट का अंतर समझने लग गए हैं। ये करंट सोर्स है और इस करंट सोर्स पर
करंट मुझे दिया हुआ है, मुझे वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। और यहाँ जब मैं ये लूप इक्वेशन बना रहा हूँ तो सभी वोल्टेजेस लिख रहा हूँ, और सभी वोल्टेजेस लिख रहा हूँ तो मैं करंट नहीं लिख सकता। और करंट नहीं लिख सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो खतरा हो गया, ये मेरे लिए खतरा हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। अगर करंट सोर्स, जब आप मैश एनालिसिस लगाते हैं और कई मैश में अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो आपके लिए और अच्छा है। कैसे अच्छा है, देखिए ये क्या आपको यहां पर दे रहा है, समझिएगा। अब वो जो एनालॉजी या टर्मिनोलॉजी हमने यूज की थी, इंडिविजुअल पार्ट और कॉमन पार्ट, वो यहां पर फिर से आपको हेल्प करने वाली है। देखिए कैसे, ये जो पर्टिकुलर सोर्स लगा हुआ है अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ये सोर्स आपका एक ऐसी ब्रांच में लगा हुआ है जो इस लूप का इंडिविजुअल पार्ट है। अब एक जो चीज आप बिल्कुल माइंड में हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए कि किसी भी तार में दो करंट नहीं हो सकते। करंट सोर्स कह रहा है कि इस तार में I2 करंट है तो इसमें I2 करंट ही रहेगा यहां से लेकर के यहां तक। अब इस पर्टिकुलर लूप का जो ये वाला पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक वाला, ये वाला पोर्शन इंडिविजुअल पार्ट है। मतलब इसमें मैंने, इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैंने जो करंट माना है वो करंट मैंने I3 माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो I3 करंट मैंने माना है उस I3 करंट का मान I2 है। इक्वेशन बनाना अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तब अगर आपका हाथ रुक गया तो आप मान लीजिए कि आप समझने लग गए हैं, और एक बार समझने लग गए तो फिर आपकी दुनिया आसान हो जाएगी। तो देखिए I3 इक्वल टू I2 ही होगा, तो आपको तीसरी इक्वेशन ऑटोमेटिकली मिल रही है। और इस इक्वेशन में एक चीज और आप नोट करिए, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, हमें 4 इक्वेशन चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4 लूप है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देख लीजिए, क्या ये I3 इक्वल टू I2 होगा या कहीं नेगेटिव वेगेटिव तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। आपको दिशा भी देखनी है, ये I3 करंट मैंने इस दिशा में माना है, यहाँ I2 का करंट भी उसी दिशा में जा रहा है। और ये इंडिविजुअल पार्ट में देखिए, अगर मैं इसको यहाँ बना दूंगा तो कहानी बदल जाएगी। ये इंडिविजुअल पार्ट में इसलिए ऐसा होगा। यहाँ पर भी हो सकता है कि आप इक्वेशन बनाना चालू कर दें, लेकिन जब आप इक्वेशन बनाना चालू कर देंगे तब आपको दिखेगा कि अरे यहाँ तो क्या है, एक करंट सोर्स लगा है और वो इंडिविजुअल पार्ट में लगा हुआ है, और उस इंडिविजुअल पार्ट में जो करंट मैंने माना है उसकी विपरीत दिशा में करंट जा रहा है। इसका मतलब ये करंट हो गया आपका -I1। I4 का मान मैंने इस दिशा में माना है, ये इधर जा रहा है। आगे रेजिस्टेंस लगाए, सोर्स लगाए, कुछ भी लगाओ, करंट सोर्स लगाए मतलब उस ब्रांच में करंट वही रहेगा, तो इस ब्रांच में I1 ही करंट रहेगा, इसलिए I4 का मान I1 हो गया। और ये हमारा चौथा इक्वेशन भी बन गया। तो देखिए नेटवर्क बहुत सिंपल है, करंट वोल्टेज पता है, KCL KVL पता है, तो दुनिया आपके लिए बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये 4 इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन आप सॉल्व करके और I1 I2 I3 I4 का मान निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जहाँ वोल्टेज करंट निकालना है आप उसको बता सकते हैं इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो और आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। एक छोटा एग्जाम्पल अभी मैं जल्दी लेकर के आपको बताऊंगा। अब एक प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि आपको यहाँ पर कहीं सपोज डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ होता है, एक डिपेंडेंट सोर्स सपोज मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, एक डिपेंडेंट सोर्स मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। डिपेंडेंट सोर्स देखिए हमने आपको बताया था कि इस टाइप से डायमंड शेप में बने होते हैं, और अगर इस डिपेंडेंट सोर्स को मैं सपोज वोल्टेज सोर्स मान लेता हूँ प्लस माइनस, और इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं K टाइम्स V डैश, और ये V डैश सपोज यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है नेटवर्क में, इसके ऊपर V डैश लिखा हुआ है। तो देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब आप ये पहली इक्वेशन बना रहे थे तब इस इक्वेशन में यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ एक टर्म और ऐड हो जाएगी। ये अब चार टर्म्स हो गई तो चौथी टर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो प्लस K V डैश हो जाएगा, सिर्फ इक्वेशन में एक टर्म बढ़ जाएगी। अब इस V डैश की वजह से एक वेरिएबल बढ़ गया। देखिए मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा है, डिपेंडेंट सोर्सेस अगर आपकी प्रॉब्लम में आ जाए तो आप असहज मत होइए। डिपेंडेंट सोर्स है मतलब आप उसके साथ हाथ मिलाइए, आप उसके दर्द को समझिए। उसका ये कहना है कि मेरे ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई है मैं उस क्वांटिटी पर डिपेंड करता हूं, मेरा मान अगर आपको देखना है तो आप उस क्वांटिटी तक जाओ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब यहां पर ये जो नया वेरिएबल V डैश आ गया, इस वेरिएबल तक आपको जाना है। अब यहां पर जब आप जाओगे तो देखिए V डैश का मान यहां पर मुझे दिख रहा है कि अगर इसमें I1 करंट बह रहा है या I4 की टर्म में मैं बात करूं तो ये हो जाएगा I4 इंटू R6। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो लूप वाला वेरिएबल है उस लूप वेरिएबल में ही हमारा ये जो डिपेंडेंट सोर्स ने वेरिएबल बढ़ा है इसका वैल्यू आ गया है, और इसका वैल्यू आ गया तो जितनी इक्वेशन मुझे बनानी है वो इक्वेशन बन जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो डिपेंडेंट सोर्स से आपको घबराना नहीं है। डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस ये जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका मान मुझे निकाल के एक इक्वेशन में रखना है। मुझे सिर्फ ये समझना है कि उस डायमंड शेप के अंदर
ये जो डायमंड शेप बनी हुई है, इस डायमंड शेप के अंदर प्लस माइनस है या इस डायमंड शेप के अंदर एरो है। अगर प्लस माइनस है तो ये वोल्टेज है, एरो है तो ये करंट है। इसके ऊपर केवी लिखा हो चाहे के आई लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर के आई लिखा है तो भी ये वोल्टेज रहेगा, वो केवी लिखा है तो भी ये वोल्टेज रहेगा। इसके ऊपर अगर वो के आई लिखा है तो भी ये करंट है, के भी लिखा है तो भी ये करंट है। और वो जिस भी कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, उस वेरिएबल का मान निकाल के आप इक्वेशन में रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट और देखिए, मैं वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं जल्दी से लूंगा, सुपर मेश। ये सुपर मेश क्या होता है? सुपर मेश को मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। सपोज ये कोई एक नेटवर्क है और अब हम खुशी खुशी, जैसे अभी हमने चूंकि बहुत सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, खुशी खुशी जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये प्रॉब्लम आपको आ जाती है एग्जाम में, आप कहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये 25 वोल्ट है सपोज, और ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। आप कहेंगे कि मैश एनालिसिस से मुझे तो बढ़िया दिख रहा है, 2 इक्वेशन बनेगी, मैंने 2 मैश मान लिए, ये दोनों मैश में मैंने करंट मान लिए, एक I1 करंट मान लिया, एक I2 करंट मान लिया। मुझे पता है कि इंडिविजुअल पार्ट ये है, इसमें I1 करंट है, यहाँ डिफरेंस करंट है, यहाँ ये करंट है, यहाँ ये करंट है। मैंने इक्वेशन बनाना चालू किया, -10 प्लस इस पर वोल्टेज लिया 2I1। यहाँ जैसे ही गया, इस मैश में जैसे ही यहाँ गया, मेरा काम रुक गया। मैं यहाँ पर अब 2A लिख करके या 2 लिख करके आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ तो मुझे वोल्टेज चाहिए, ये तो करंट सोर्स लगा हुआ है। तो याद रख लीजिए, जब भी यहां पर भी फिर मैं वापस आऊंगा और कहूंगा कि आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि करंट सोर्स अगर आपके रास्ते में आ गया तो केवीएल इक्वेशन नहीं बना सकते, नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस पर मुझे करंट दिया हुआ है और मुझे वोल्टेज चाहिए। तो आप इसको एक थंब रूल बना लें कि अगर करंट सोर्स दिख रहा है रास्ते में, इसका मतलब आप इक्वेशन नहीं बना सकते। तो मतलब ये इक्वेशन में नहीं बना सकता, तो फिर यहां पर भी तो आएगा भाई, I2 वाली इक्वेशन भी नहीं बना सकता, और 2 अननोन है, दोनों इक्वेशन नहीं बना सकता, तो क्या करूंगा? तो कुछ नहीं करना है आपको। इस पर्टिकुलर केस में आपको लूप एनालिसिस लगाना होता है। लूप एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि अब आप ऐसा रास्ता देख लो जिस रास्ते में, अरे भैया अगर इधर कोई दुश्मन बैठा है तो हम इधर क्यों जाएं, हमें पता है वो बंदूक लेके बैठा है, मार देगा वो हमें, तो हम हमारा रास्ता बदल ले, बजाय इसके कि खून खराबा हम करें, हम रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से वापस अपने घर पहुंच जाएंगे। तो यहां से हम चले -10 प्लस 2I1। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि करंट आपको, जो आपने मेश के करंट्स माने, उन करंट्स के हिसाब से ही लिखने हैं। यहाँ पर चूंकि इस पर्टिकुलर मेश में मैंने I1 करंट माना है, तो यहाँ से जाने वाला करंट तो I1 ही होगा, इसलिए इस पर वोल्टेज +2I1 हो गया। अब मैं इधर नहीं मुड़ा, इधर तो बैठा है बंदूक लेके ये, तो अपन इधर चलते हैं, इधर गए तो +4 × I2, क्लॉकवाइज करंट से, करंट इसी दिशा में जा रहा है, लेकिन अब ये इस लूप का, इस मेश का इंडिविजुअल पार्ट है, इसलिए यहाँ पे करंट I2 -25 = 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्या एक इक्वेशन से काम हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो फिर मैं दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं? दूसरी इक्वेशन में आपको इससे मित्रता करनी है, आपको इससे हाथ मिलाने जाना पड़ेगा। अब अपन इसके पास हाथ मिलाने चलते हैं और इसमें देखते हैं कि भैया तेरे अंदर कितना दम है। तो ये बोल रहा है कि मेरा करंट इधर जाएगा और वो 2 एम्पियर रहेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी दिशा क्या है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्रांच से आपको एक इक्वेशन तो मिलती है, और वो इक्वेशन ये कहती है कि I1 - I2 करंट इस पर्टिकुलर ब्रांच में बहेगा। अब I1 - I2 कब? जब मैं इधर जाऊं, इस पर्टिकुलर पहले लूप में जब घूम करके जाऊं तो I1 - I2 है। दूसरे लूप में अगर मैं जाऊं तो वो होती है I2 - I1। तो अब मैं क्या मानूं? तो मुझे क्या करना है, ये जो I2 - I1 मान रहा हूं, जब मैं इस दिशा में जा रहा हूं, मतलब ये इस करंट सोर्स की दिशा में ही है, तो उस वक्त जो करंट सोर्स का वैल्यू है वही वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इधर जाकर के लिख रहे हैं कि I1 - I2 है और ये अपोजिट है, तो आप यहाँ पर -2 कर दीजिए, एक ही बात है। तो डिफरेंस करंट ही उस करंट सोर्स का वैल्यू होगा, और उसकी जो दिशा में जब अपन चलेंगे तब जो अपन करंट मानते हैं, मतलब इस दिशा में हम कब जाते हैं, जब इस लूप में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त हम करंट क्या मानते हैं? I2 - I1, इसलिए I2 - I1 2 हो गया। और कोई कहे कि नहीं साहब मुझे तो I1 - I2 की टर्म में लिखना है, तो लिख भैया, I1 - I2 आप इधर जब जाएंगे तब आएगा, और तब इसकी दिशा देख ले। इसकी दिशा क्या है? 2 एम्पियर ऊपर जाती हुई, हमारी दिशा नीचे आती हुई। दिशा का भ्रम हो रहा है, उल्टी दिशा है, इसका मतलब माइनस आएगा, इसलिए माइनस लिख दीजिए। इसको सोल्व कर लो भाई, सोल्व कर लो इसको। तो ये I2 - I1 = 2 हो गया। बात बराबर, ये कान इधर से पकड़ो कि उधर से पकड़ना, कान ही है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप मेश और सुपर मेश एनालिसिस की प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस बनाएंगे, और उन इक्वेशंस को बना करके आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम एक छोटा सा प्रॉब्लम और ले लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम बना करके और उसके आंसर्स निकालना चाहिए, इसलिए मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं। एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूं, तुरंत देखिए।
नोड एनालिसिस में हमने जो प्रॉब्लम लिया था हम उसी प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। उस प्रॉब्लम में हमें इस ब्रांच में करंट निकालना था। हमने वहां पर नोड माने थे 2 नोड और फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व किया था। देखिए एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप उसको नोड से कर सकते हैं, आप उसको मैश से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रॉब्लम को हम मैश से कर करके एक बार देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इस आई को आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए। हमने चूंकि 3 मैश मुझे दिख रहे हैं तो 3 मैश करंट्स मुझे मानने पड़ेंगे। ये मैंने करंट I1 मान लिया, ये करंट I2 मान लिया और ये करंट I3 मान लिया। अब मुझे क्या करना है, मैश इक्वेशन बनानी है। तो जब मैं इस मैश में इक्वेशन बनाने जाऊंगा तो यहां से तो मैं चालू करता हूं। देखिए 2I1 प्लस 10 टाइम्स I1 माइनस I2, पहले लूप में इक्वेशन बना रहा हूं। 2I1 10 टाइम्स I1 माइनस I2, और जब मैं जैसे यहां आया मेरा हाथ रुक जाए कि ये तो करंट सोर्स है, 10 एम्पियर करंट सोर्स लिखा हुआ है, तो मैं ये इक्वेशन तो नहीं बना सकता। और अगर मैं ये इक्वेशन नहीं बना सकता तो फिर मैं क्या करूं, मुझे धीरे धीरे ये दिखने लग जाएगा कि अरे इस ब्रांच में तो करंट सोर्स ही रखा हुआ है और इंडिविजुअल पार्ट में रखा हुआ है। मतलब भाई जो तुमने I1 माना है वो कुछ नहीं है, 10 एम्पियर है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पर बनानी थी, तो हम बना लें अब 5I2, क्योंकि ये इस लूप का इंडिविजुअल पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक किसी दूसरे लूप से ये शेयरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे करंट I2 होगा, इसलिए 5I2। यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इसलिए प्लस जिस लूप में चलेंगे उसको पहले लिखना है, I2 माइनस I3 इंटू 10 प्लस यहाँ पर आए 10 I2 माइनस I1। I2 माइनस I1 लिख रहा हूँ, I1 का मान 10 है, आप यहाँ पर रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से चलें फिर आखिरी वाले लूप में, इंडिविजुअल पार्ट में है इसलिए 10 I3, यहाँ पर 10 I3, फिर प्लस 10 I3 माइनस I2। देखिए जिस चीज़ को आपको निकालना है उस वेरिएबल को आप अभी इंट्रोड्यूस मत करो, आप नॉर्मल तरीके से इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये हो रहा है 20I3 इक्वल टू 10I2, और मैं I2 का मान यहाँ से ले लेता हूँ 2I3। तो I2 का मान भी यहाँ रख देते हैं, I1 का मान भी यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I3, जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 10I3 प्लस 10I2 है, तो 10I2 की जगह ये हो जाएगा 20I3 माइनस 10I3, 10I3 हम चेंज नहीं कर रहे हैं, प्लस 10I2 की जगह ये हो जाएगा 20I3, और फाइनली 10I1 माइनस 10I1, तो I1 का मान 10 है इसलिए माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो रहा है आपका 20 20 40, 10 10 कैंसल, सो 40I3 इक्वल टू 100, और I3 इक्वल टू हो रहा है आपका 100/40, तो ये हो रहा है आपका 5/2 एम्पियर। और I2, जब I3 का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा तो I2 का मान हो जाएगा 2 इंटू 5/2 मतलब 5। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो करंट I निकालना है। अब ये जो करंट I है, इस करंट I का मान मेरे हिसाब से जब इस दिशा में मैं कब जाता हूँ, जब मैं इस लूप में चलता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये हो रहा है I2 माइनस I3, और I2 माइनस I3 हो रहा है, इसका मतलब I2 का मान 5 है, I3 का मान 5/2 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 माइनस 5/2, 5/2 मतलब वही 2.5 एम्पियर, जो कि हम नोड एनालिसिस में निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी मेथड में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कई बार होगा ऐसा, धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि मैं इसको नोट से कर लूँ या इसको मैं मैश से कर लूँ। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉजिक से मत भटकिए। अगर आप लॉजिक से नहीं भटकेंगे तो हर मेथड से आपको आंसर मिलेगा। कई बार हो सकता है कि आपको किस प्रॉब्लम्स में स्पेसिफिकली आपको नोड या मैश ही लगाना पड़े, तो वो भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हम चालू करेंगे, कुछ गड़बड़ लगेगी तो दूसरी मेथड अपन यूज़ कर लेंगे। दोनों मेथड्स आपको आनी चाहिए। दोनों मेथड्स अगर आपको आती है, आप दोनों में कंफर्टेबल है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका नेटवर्क बिगाड़ दे। आपका नेटवर्क नहीं बिगड़ेगा तो आपका काम आगे चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी तरफ से हुआ मैश और सुपर मैश एनालिसिस पर पूरा वीडियो। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो आपको पसंद आने पर भी वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक ज़रूर से कर दें। आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आने के लिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आगे मैश और सुपर मैश एनालिसिस पर प्रॉब्लम्स लेकर के। थैंक यू।